नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को राहत। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीड़ित अभी रह सकते हैं। सीए के तहत आवेदन कर सकते हैं, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके बाद ये स्पष्ट निर्देश मिल गया है कि जो पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और भारत की नागरिकता के लिए वो सीएए के तहत अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र से इस बाबत मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके बाद केंद्र की तरफ से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पाकिस्तान पीड़ित छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं उनको अभी पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान लौटने की जरूरत नहीं है। वो भारत में रहकर सीएए के तहत आवेदन कर सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। उस पर केंद्र से मार्गदर्शन हम लोगों ने मांगा था और अब तो स्पष्ट वहां से निर्देश भी इस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं वो अभी रह सकते हैं और कालांतर में सीएए के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। भारत की सरकार उस पर चिंता करेगी। क्योंकि राजेश निषाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये कितने लोग होंगे जो पाकिस्तानी हिंदू हैं और ये सीएए के तहत अप्लाई करेंगे? क्योंकि सीएए के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन होता है, तो उसके बाद तय होगा कि ये यहां रह सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन उससे पहले ही गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से साफ कहा गया है कि जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, यानी वो अभी यहां भारत में छत्तीसगढ़ में वो रह सकते हैं। और देखिए, खास बात यह है, हमारे साथ इस वक्त कुछ पाकिस्तानी हिंदू मौजूद हैं और ये देख सकते हैं खुशी की लहर है। मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं यहाँ पे, और मिठाई इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि इनके लिए एक राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ से, देश से, भारत से निकल के सामने आई है। क्योंकि ये तमाम पाकिस्तानी हिंदू हैं जो यहाँ भारत आए हुए हैं और इन्हें लेकर के कहीं ना कहीं कई तरह के संशय बने हुए थे जो आज स्पष्ट हो चुके हैं। बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है आज आप लोगों को? बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत राहत मिल रही है। अभी ये जो फैसला आया है, बहुत हम आभारी हैं सर विजय शर्मा जी के और छत्तीसगढ़ सरकार जी के, इंडिया सरकार जी के, कि हमें यहाँ रहने की अनुमति दी गई। आप लोग कभी सोचे थे जो अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति आई थी उसके बाद कई ये बातें निकल के, शुक्रिया, कई ये बातें निकल के आ रही थी, तो अब कैसा लग रहा है आप? वो तो बस 5-6 दिन जो बीते हैं ना, वो हम ही जानते हैं। रात को नींद नहीं आ रही थी कि अभी हम वहाँ पे छोड़ छाड़ के सब आ गए, अभी यहाँ पे ये बात हो गई है तो अब हमारा क्या होगा? वहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे? तो इसीलिए हमने पहले ही एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर यहाँ पे हमें ना रहने दिया जाए तो भले काल कोठरी में भेज दिया जाए, बाकी पाकिस्तान तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा। यही दरख्वास्त की थी, यही रिक्वेस्ट की थी हमने जब मिले थे हम डिप्टी सीएम से सर विजय शर्मा जी से, तो यही अनुरोध किया था भाई कि हमें यहीं रहने की अनुमति दी जाए। हम शरणार्थी हैं, यहाँ पे रहने आए हैं, आप ही हमारी सब कुछ हो, आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने ऊपर तक बात चलाई, तभी हमें अभी उनकी वजह से यहाँ पे रहने को मिला है। अच्छा, तो देखिए, खास बात ये है, चूंकि विजय शर्मा से मुलाकात भी किए थे इनके द्वारा, और आखिर समस्या क्या आ रही थी? आप लोगों ने मुलाकात की, पहल भी की गई और फैसला भी लिया गया। आखिर वहाँ ऐसी क्या दिक्कतें हुआ करती थी पाकिस्तान में? हमारे को दिक्कत, हमारे को मजबूरी थी, इस वजह से आए पाकिस्तान से। हाँ। अच्छा, किस तरह की प्रताड़ना होती थी? दिन भर लूटमार होती थी, महंगाई बहुत थी, परेशानी बहुत थी, बिजली की या अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ का मसला था। राजेश, एक छोटा सवाल ये और कर लीजिएगा कि वो अब सीए के तहत कब अप्लाई करने वाले हैं? क्योंकि उस प्रक्रिया को तो अपनाना होगा। अब आप लोग सीए के तहत कब अप्लाई करेंगे? अब आप लोग, कुछ जानकारी आई है आप लोगों के पास? जी, अभी आज ही जानकारी आई है। वैसे हमने एलटीवी भर लिया था, उसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी ये भी आ गया है कि आप सीए के तहत
ये नागरिकता ले सकते हैं। तो अभी हम वैसे ही गुरुजी महाराज से मिलके उनसे आशीर्वाद लेके फिर वो प्रोसेस शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है। पहले आप लोगों को कोई जानकारी थी इस विषय पे? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कोई फैसला होगा। अभी तो फैसला हुआ है, हम बहुत खुशी हैं। हम विजय शर्मा साहब का और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत आभारी हैं जो हमें यहाँ रहने का मौका दिया गया है। तो देखिए, ये तैयारियां तो की जा रही है आवेदन के लिए, लेकिन उसके बाद अभी पूरी तरह से राजेश और भी बातचीत कर लीजिए। और कितने सदस्य हैं इनके परिवार में, और कितने और ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, कितने सदस्य यहाँ छत्तीसगढ़ आप लोग आए हुए हैं? कितने लोग हैं आप लोग? हम 24 लोग हैं। 24। हाँ। इसके अलावा और कोई जानकारी जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे जो यहाँ रह रहे हो उनके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी हो? क्या मैं समझ नहीं आया, क्या बोला? और कितने ऐसे पाकिस्तानी हिंदू हैं जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, ये 24 के अलावा? कोई जानकारी है आपको? नहीं, हमें नॉलेज कोई नहीं है। अच्छा, नहीं। आप लोग यहाँ कब से आए हैं? हम 23 तारीख को, हफ्ता हो गया इधर आने का। अच्छा। 20 तारीख को वाघा किरास के 10 दिन हो गया अभी यहाँ। भारत में किरास हुए। अच्छा, वहाँ प्रताड़ना की आप बात कह रहे थे, किस तरह की प्रताड़ना होती थी वहाँ? क्या जो शोषण होता था वो कैसे होता था? आपको गोली लगी है बता रहे थे। हाँ, अमन अमान का मसला था। हाँ। अच्छा, हाँ, कितनी गोलियां लगी थी आप? 3 गोलियां लगी थी। 3 गोलियां। हाँ। तो देखिए, 3 गोलियां इन्हें लगी थी पाकिस्तान में ही, और इनके साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 गोलियां लगी थी, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद की ये तस्वीरें हैं। अच्छा, कितने लोग थे? क्या बोल के आपके ऊपर हमला किया गया? बोला कुछ भी नहीं, जब पैसे लूट लिए, मोबाइल वगैरह, वो 3 गोलियां भी लगा के गया। अच्छा। हाँ। कौन से इलाके पे रहते हैं आप वहाँ? डिस्ट्रिक्ट घोट की, सिंध इलाके पे। हाँ, सिंध इलाके में। तो ऐसे ही क्या हिंदुओं के साथ टारगेट करके हमला किया जाता है हिंदुओं को? टारगेट भी होता है, उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है। ठीक है राजेश, बंदा वहाँ पे घर से फिलहाल शुक्रिया आपका बच्चों के फ्यूचर। इन लोगों से बातचीत करने के लिए, और इन्होंने अपनी आप बीती बताई है और साथ ही साथ अपनी खुशी भी जाहिर की है कि ये अब भारत में रह सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद अलीराजपुर में पाकिस्तान के खिलाफ उबाल देखने को मिला है। अलीराजपुर की सड़कों और सार्वजनिक शौचालयों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। जिले भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हिंदू संगठनों के युवाओं ने कड़ा विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का स्थान अब सिर्फ शौचालय में है। लोगों ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो पाकिस्तान के खिलाफ लोग अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं, और ये अलीराजपुर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया गया है और इसके नीचे लिख दिया है पाकिस्तान मुर्दाबाद। और इसी तरह की तस्वीरें यहां अलीराजपुर के अलग अलग हिस्सों में शौचालयों में भी पाकिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, और हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कड़ा विरोध जताया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। हमारे सहयोगी मनीष वाणी जुड़ गए हैं। मनीष, हम देख रहे हैं अलीराजपुर की सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा चिपकाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लगातार पहलगाम आतंकी घटना के बाद में अलीराजपुर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले जोबट भी बंद रखा गया था। अलीराजपुर में भी लोगों ने श्रद्धांजलि दी गई है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन। देर रात कल हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर रात को पाकिस्तान मुर्दाबाद के झंडे और बैनर जो पाकिस्तान के झंडा है उसे सड़कों पर चिपका गया, शौचालयों पर चिपका गया। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जगह सिर्फ शौचालय में है, क्योंकि इसकी जो आतंकी घटना है वह जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जी ठीक है मनीष वाणी, शुक्रिया आपका। और इसी बीच लव जिहाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अब इस मामले में महिला आयोग की एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। पूर्व डीजीपी निर्मल कौर मामले की जांच करेंगी। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छात्राओं के साथ दरिंदगी और ब्लैकमेलिंग का आरोप है।
तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां लव जिहाद मामले में अब महिला आयोग की एंट्री हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। पूर्व डीजीपी निर्मल कौर इस मामले की जांच करेंगी और उनके साथ 2 अन्य सदस्य भी होंगे। और आपको यह भी बता दें कि अभी तक इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं लव जिहाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक रेस्टोरेंट को पुलिस ने किया सील। क्लब 90 रेस्टोरेंट को सील किया गया। इसी रेस्टोरेंट में लड़कियों को लाते थे आरोपी। रेस्टोरेंट में लड़कियों का शारीरिक शोषण करने का आरोप है। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया करते थे। तो ये है क्लब 90, जहां पर ये आरोपी लड़कियों को लाया करते थे, क्योंकि इस मामले में लगातार छानबीन जारी है। और पुलिस ने जब तफ्तीश की है तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि यही है वो रेस्टोरेंट क्लब 90, जहां पर ये आरोपी लड़कियों को लाया करते थे। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस क्लब को फिलहाल के लिए सील कर दिया है। रेस्टोरेंट में लड़कियों का शारीरिक शोषण होता था, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर इसी रेस्टोरेंट में लाकर लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण किया जाता था। हमारे सहयोगी अनिल नागर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये क्लब 90 किसका है? क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि जो इसका मालिक होगा, जो ऑनर होगा, उसको नहीं पता होगा कि उसके रेस्टोरेंट में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। देखिए मनु, लव जिहाद और रेप के मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखेंगे कि जहां पर जिस रेस्टोरेंट को आज पुलिस ने सील किया है, उसके बारे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है अब तक कि ये जो आरोपी है पीड़िताओं को बहला फुसलाकर इस रेस्टोरेंट में ले जाते थे और वहां पर ये प्रेम जाल में फंसाते थे और वहां पर कई बार अश्लील हरकतें भी हुई। और यही कारण है कि अब रेस्टोरेंट पर भी एक्शन देखने को मिला। फिलहाल जो है इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया और देखेंगे कि अब जो है इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है। 3 सदस्यीय महिला आयोग ने टीम बनाई है, 3 सदस्यीय लोगों की, जिसमें जो है ये गहराई से जांच की जाएगी और इसके बाद आरोपियों पर और भी कई तरह की कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मला कौर जो है और पूर्व आईपीएस इस पूरे मामले में जांच करेंगे। तो एक के बाद एक कई एक्शन पूरे मामले में देखने को मिल रहा है और चौंकाने वाले कई खुलासे भी हो रहे हैं। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि देर रात को एक 5वीं पीड़िता भी थाने पहुंची और उसने भी जो है इन आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया। हालांकि अब तक ऑफिशियल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई पुलिस की ओर से, लेकिन एक के बाद एक पीड़िताओं की जो लिस्ट है वो भी लंबी होती जा रही है और इन आरोपियों के कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अनिल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक और बड़े अपडेट हमारे सहयोगी अनिल की तरफ से दिया गया है कि इस मामले में 5वीं पीड़िता भी सामने आई है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी इस बाबत नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर से खबर है, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 20,000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन में तैनात है। जवानों ने पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया है। आज करेगुट्टा ऑपरेशन का 9वां दिन है। करेगुट्टा पहाड़ी पर जवानों का कब्जा। ये एक्सक्लूसिव फुटेज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर का ये वीडियो भी सामने आया है और जवानों को आप देख सकते हैं और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें हेलीकॉप्टर से जवान उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है और इसमें महिला जवान भी हैं जो इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। 20,000 से ज्यादा जवान यहां ऑपरेशन में तैनात हैं। ये देखिए, करेगुट्टा की पहाड़ियों के बीच में से जवान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, करेगुट्टा की पहाड़ियों पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ और आज इसका 9वां दिन है।
नक्सलवाद पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, नक्सली बताएं उनकी तरफ से कौन बात करेंगे। कुछ संगठनों द्वारा शांति वार्ता की पहल पर यह बयान दिया है। आखिर ये लोग होते कौन हैं और कौन है ये लोग? दाल में जरूर कुछ काला है, ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा। बस्तर में कई बड़ी घटनाएं हुई, तब कहां थे ये लोग? कई बड़े हमले के बाद वार्ता के लिए क्यों नहीं आए? कई ग्रामीण और कई नेता मारे गए तब भी नहीं आए। आज तेलंगाना वाले फंस रहे हैं तो पीड़ा हो रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मारे तो पीड़ा नहीं हुई उन्हें। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो? और तब जब एर्राबोर की घटना हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? जब 8 महीने के बच्चे को नक्सलियों ने जिंदा जला दिया था, पूरे बस्ती को जिंदा जला दिया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं? कहीं दाल में काला है। जिनको कहना है वो चिट्ठी छोड़ करके घर बैठे। अरे भाई बताओ, आप बोलो, आप चर्चा करो, आप डिक्लेयर करो कौन बात करने वाला है आपकी तरफ से। और नहीं तो ये सब बातें बिल्कुल गलत है। कोई दबाव नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। बस्तर के पीड़ित जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए कि जिस समय तक 400 अधिक, अब इस सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं हुई। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा। अलीराजपुर से खबर है, शादी समारोह में चली गोलियां, गोलीबारी में 2 लड़कियां हुई घायल। घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जोबट थाने के ग्राम थापली की एक घटना है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो अलीराजपुर से खबर है, जहां पर शादी समारोह में गोलियां चली हैं और इस गोलीबारी में 2 लड़कियां घायल हो गई हैं। उनको अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही है दोनों पीड़िता जो गोली लगने की वजह से घायल हो गई हैं। सुबह 4:30 बजे 2 मरीज आए थे मेरे पास। एक का नाम है शारदा था और एक का नाम है संगीता है। दोनों थापले की रहने वाली थी और उनको दोनों के पैरों में गोली लगी हुई थी, फायर आर्म इंजरी थी। इसका प्राथमिक उपचार करके सर हमने उच्च उपचार के लिए जिला अस्पताल अलीराजपुर को रेफर कर दिया है। हमारे सहयोगी मनीष वानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, शादी समारोह में अचानक गोलियां कैसे चल गई? देखिए, ये जो पूरा मामला है अलीराजपुर जिले के जोबट थाने का है और ग्राम कंदा में डावर फली में शादी थी। 2 युवतियां संगीता और शारदा नाम की युवती थापली की रहने वाली है और शादी समारोह में शामिल हुई थी। करीब सुबह 4-4:30 बजे तक नाच गाना चल रहा था और अचानक गोलियां चली। गोलियां चलने के दौरान दोनों लड़कियों को पैर में गोलियां लगी और इन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इसे अलीराजपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां पर इनका उपचार जारी है। हमारी पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास से बात हुई है। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास का कहना है कि जो घायल युवतियां हुई है इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद ही बताया जा सकता है कि आखिर क्या ऐसी घटना घटी थी कि गोलियां चली, या हर्ष फायर का मामला है या छेड़खानी का। जो भी है जांच के बाद ही बताया जा सकता है। जी, शुक्रिया आपका।